वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोडायनेमिक के अंतर्गत हीट ऑफ कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी, जिसे हम कहते हैं ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता का सामान्य मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? अगर कोई भी पदार्थ जिसकी हमें मात्रा ज्ञात है, या हम ये कह सकते हैं कि ज्ञात मात्रा का अगर पदार्थ है और उसकी तापमान, उसके ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उस ऊष्मा के मान को हम क्या कहते हैं? उस पदार्थ की हीट कैपेसिटी या ऊष्माधारिता कहते हैं। अतः किसी भी पदार्थ की ज्ञात मात्रा का 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने के लिए जितनी आवश्यक हीट की ज़रूरत होती है या जितनी ऊर्जा की ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हीट कैपेसिटी कहा जाता है। और हीट कैपेसिटी को जनरली कैपिटल सी से डिनोट या कैपिटल सी से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारा टॉपिक है ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता जिसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी, और जिसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। तो ऊष्माधारिता का मतलब है कि कोई भी पदार्थ जिसकी मात्रा हमें ज्ञात हो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की हीट की आवश्यकता होती है, उस हीट की मात्रा, वह हीट क्या कहलाती है? हीट कैपेसिटी कहलाती है। हीट कैपेसिटी को अपन सी से डिनोट करते हैं। इसी के अंदर आता है कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, और इसी में आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, जिसे कहते हैं मोलर विशिष्ट ऊष्माधारिता या कह सकते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता। इसके अंतर्गत आपको ये याद रखना है कि अगर ज्ञात पदार्थ की मात्रा अगर 1 ग्राम है, कितनी 1 ग्राम है, और उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो उसके लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाती है। स्पेसिफिक इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ द मैटर, पदार्थ की जो मात्रा है वो हमें क्या है? ज्ञात है। तो कितनी है? 1 ग्राम। तो किसी भी पदार्थ की इसकी मात्रा 1 ग्राम है, उसका तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो उसके लिए आवश्यक ऊष्मा क्या कहलाएगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। तो ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसके बाद आता है मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर ऊष्माधारिता का मतलब क्या है? इसके अंतर्गत ये है कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल, कितने 1 मोल पदार्थ का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो उसके लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, कितना 1 मोल है पदार्थ का, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता, हीट की आवश्यकता होती है, वह क्या कहलाएगी? मोलर हीट कैपेसिटी कहलाती है। उसे हम कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। हम उसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं CM, इट्स इन मोलर हीट कैपेसिटी, और CS विशिष्ट या स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये 2 प्रकार के हीट कैपेसिटी को हम देख सकते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या ऊष्माधारिता के बारे में। मान लिया कोई सिस्टम है, जैसे हमारे पास कोई सिस्टम है, उस सिस्टम को हमने मान लो Q ऊष्मा दी। कितनी Q ऊष्मा दी? उसका टेम्परेचर पहले कितना था? T1, अब कितना हो गया? T2। तो T1 से T2 के अंदर कितना हो गया? चेंजेस हो गया। पदार्थ, मान लो कोई भी आपके पास सिस्टम है, 1 ग्राम उसके अंदर पदार्थ है, या मान लो उसकी ज्ञात मात्रा हमें पता है, हमने उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर तो चेंज हो जाएगा। T1 पहले था, और जैसे ही बढ़ाएंगे टेम्परेचर T1 T2 हो जाएगा। तो टोटल चेंज ऑफ टेम्परेचर कितना हो गया? तो मैं ये कह सकती हूँ कि टोटल चेंज ऑफ टेम्परेचर जो होगा वो T2 माइनस T1 डेल T के बराबर हो जाएगा। और डेल T क्या है? डेल T है चेंज इन टेम्परेचर या तापमान में परिवर्तन, और Q क्या है? ऊष्मा की मात्रा है। तो मैं इसको ऐसे कह सकती हूँ Q अपॉन डेल T क्या देता है? ऊष्माधारिता का मान देता है। तो अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। देखो, किसी भी पदार्थ की ज्ञात मात्रा का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी कहा जाता है। तो ये हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा C = Q अपॉन dt, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q डेल Q अपॉन डेल T। तो डेल Q क्या है? चेंजेस इन हीट, और ये डेल T क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। तो दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा? ऊष्माधारिता कहलाता है। तो ये है आपके ऊष्माधारिता के बारे में। अब आता है कि ऊष्माधारिता 2 प्रकार की होती हैं। एक ऊष्माधारिता को हम गिनते हैं जिसे हम कहते हैं स्थिर आयतन पर, और एक ऊष्माधारिता होती है स्थिर दाब, कांस्टेंट प्रेशर पर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम पर। वह ऊष्माधारिता का मान जो हम कांस्टेंट या नियत वॉल्यूम पर, कांस्टेंट आयतन पर
कांस्टेंट वॉल्यूम पर ज्ञात करते हैं उसे हम डिनोट करते हैं CV से। और CV क्या है? V का मतलब होगा वॉल्यूम। तो जहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम हो या आयतन का मान स्थिर हो उस कंडीशन में ऊष्माधारिता का मान क्या है? CV। इसी तरह से दूसरा आता है CP। CP क्या है? कांस्टेंट प्रेशर। जब दाब क्या हो? स्थिर हो, तो स्थिर दाब की कंडीशन में ऊष्माधारिता का मान क्या आता है? CP आता है। तो ये CV और CP याद करना, दोनों ही किसके? ऊष्माधारिता के मान हैं। एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर है, कांस्टेंट प्रेशर पर है, CV और CP। क्लियर? अब आता है आपके एक रिलेशन कि CP माइनस CV इक्वल टू R होता है। CP माइनस CV क्या होता है? R होता है। ये हमें क्या करना है? इसको, ये एक तरह से आपकी क्या दे रखा है, इसको आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, एक तरह से प्रमेय होती है उस टाइप से। इसको देखने से पहले हम CP और CV के मान डिटरमाइन कर लेते हैं कि CV का मान क्या होगा, CP का मान क्या होता है। तो हम देखते हैं CP और CV के मान। CV क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी, और CP क्या होगी? कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी का मान। सबसे पहले आता है जैसे आपके CV। CV आपका है कांस्टेंट वॉल्यूम पर इसका मान। जैसे हमें पता है कि जनरली डेल Q अपॉन डेल T क्या बताता है कि हीट कैपेसिटी के बारे में बताता है। तो मैं कह सकती हूँ C इक्वल टू डेल Q और डेल T होता है। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि हमने जो पढ़ा था थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि डेल Q इक्वल टू डेल E प्लस PdV होता है। पढ़ा था हमने, ये थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ कहता है कि डेल Q जो भी ऊष्मा अवशोषित की जाती है वो कार्य में परिवर्तित होती जाती है, और अतिरिक्त ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? आंतरिक ऊर्जा के रूप में, इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। ठीक है, ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो इस लॉ का अपन यहाँ पे यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे? देखो, डेल Q का मान क्या है? डेल E प्लस PdV। तो क्या इस मान को मैं इसकी जगह रख सकते हूँ? बिल्कुल रख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूँ, तो 2 का मान अपन 1 के अंदर रखेंगे। तो CV क्या हो जाएगा? डेल Q की जगह क्या आएगा? डेल E प्लस PdV अपॉन डेल T। हम बात कर रहे हैं स्थिर आयतन पर, किस पर? कांस्टेंट वॉल्यूम पर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ CV इक्वल टू डेल E, इसको मैं सेपरेट करती हूँ डेल T, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम, प्लस इसको भी सेपरेट कर लेती हूँ डेल V डेल T कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर? अब हमें पता है कि देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? आयतन स्थिर है तो आयतन में होने वाला परिवर्तन क्या होगा? 0 होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि आयतन को हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। तो कांस्टेंट वॉल्यूम होने पर डेल V का मान क्या होगा? यहाँ पे डेल V का मान क्या हो जाएगा? बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो डेल V का मान होगा इक्वल टू 0। तो ये पूरा मान क्या हो गया? ये पूरा मान हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या मान मिला? CV इक्वल टू डेल E अपॉन डेल TV। ये क्या मान देगा? क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया, तो ये क्या मान है आपके पास? ये मान आ गया CV का। क्या मान होता है? डेल E अपॉन डेल T और ब्रैकेट V। इट्स मीन स्थिर आयतन पर ताप के सापेक्ष आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है। और आंतरिक ऊर्जा किसका? ऊष्मा का ही रूप होता है, ऊर्जा का ही रूप है ये सारे। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। इक्वेशन नंबर मैं इसको 3 दे देती हूँ। ये मान लगा दिया आपने किसका? CV का। अब देख लेते हैं अपन CP का मान। CP का मान क्या आता है? तो इक्वेशन नंबर नहीं, हमसे क्या करते हैं? CP का डायरेक्ट मान निकालते हैं। देखो C का मान हमें पता है कि डेल Q अपॉन डेल T होता है। हीट कैपेसिटी है ये डेल Q। हमने पढ़ा है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग कि डेल Q जो होता है वो क्या होता है? डेल E प्लस PdV होता है। ये आपने देखा था, अभी भी मैंने आपको समझाया है। आपने पढ़ा था हीट कैपेसिटी से पहले आपने पढ़ा एंथैल्पी, और एंथैल्पी के अंदर हमने क्या देखा है? एंथैल्पी कब मापते हैं? जब स्थिर दाब हो, और स्थिर दाब पर ऊर्जा का रूप क्या कहलाता है? एंथैल्पी कहलाता है। तो हमने ये भी देखा था कि डेल H का मान किसके बराबर होता है? डेल E प्लस PdV के बराबर होता है। इट्स मीन डेल H और डेल Q दोनों इक्वली होते हैं। जब स्थिर दाब की बात करते हैं तो डेल H लिखते हैं। तो डेल H इक्वल टू डेल E प्लस PdV भी तो होता है। तो क्या मैं इसकी जगह इसका मान लिख सकती हूँ? क्योंकि देखो डेल H इक्वल टू किसके हो गया? डेल Q के। तो इसकी जगह मैं इसका मान भी तो लिख सकती हूँ ना। तो अब मैं क्या करती हूँ? इसका मान यहाँ पे लिख लेती हूँ। तो C हो जाएगा डेल H इसके बराबर, या मैं इसको पहले लिख लेती हूँ, ये पहले पूरा मान लिख लेती हूँ कि
उसका जो डेल क्यू का मान क्या है, हमें डेल क्यू का मान प्राप्त होता है डेल ई प्लस पी डी वी और डेल टी, ये मान हमें प्राप्त होता है सी पी। अब ये डेल ई प्लस पी डी वी किसके बराबर है, ये डेल एच के बराबर है, यहाँ पे डेल एच, तो मैं क्या इसकी जगह डेल एच लिख सकती हूँ, बिल्कुल, ये मैंने लिख दिया डेल एच और डेल टी। किस पे हम बात करते हैं, हम करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे बात करें, स्थिर दाब पर बात करें, तो ये स्थिर दाब या कांस्टेंट प्रेशर पर। तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट कैपेसिटी होगी वो क्या होती है, सीपी होती है, और उसका मान कितना आएगा, डेल एच अपॉन डेल टी ब्रैकेट पी। इट्स मीन कांस्टेंट प्रेशर पर उसके टेम्परेचर के साथ में हीट कैपेसिटी या टेम्परेचर के साथ में उसके एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन क्या देता है, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कैपेसिटी देता है या सीपी का मान देता है। तो अब आपको दो वैल्यू याद करनी है, देखो सीवी का मान क्या है, डेल ई अपॉन डेल टी, मतलब ताप के साथ में किसका परिवर्तन होगा, एनर्जी का स्थिर आयतन पर, इसमें ताप के साथ में परिवर्तन होगा एंथैल्पी का स्थिर दाब पर। तो ये दो मान प्राप्त हो गए सीपी के और सीवी के। क्लियर, समझ में आ गया आपको। अब अपन एक काम करते हैं, हमें सीपी और सीवी के मान प्राप्त हो गए। अब हमें काम करते हैं, इस प्रमेय को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है, ठीक है, ये तो हमें पता है, हमें इसको प्रूफ करना है कि क्या सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है। तो हम इसको वापस प्रूफ करते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आपके आती भी है थ्योरम। तो इस थ्योरम को अपन सॉल्व करते हैं डिटेल में। देखो सीपी का मान यहाँ लिख देते हैं कि सीपी का मान क्या है। सीपी का मान हमें पता है, सीपी का मान होता है डेल एच, डेल टी और पी। इसी प्रकार से सीवी का मान क्या होता है, डेल ई, डेल टी और वी। ये हमें दोनों मान पता चल गए। ये हमारे पास मान है सीपी का इक्वेशन नंबर 1 और सीवी का इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इनके मानों को हम इस थ्योरम में रखते हैं। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सीपी माइनस सीवी करें, जैसे कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू, तो मैं सीपी में से क्या करूँगी, सीवी घटाऊंगी। अब देखो थ्योरम यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, हमें इसको प्रूव करना है, हमें वापस वहाँ तक जाना है। तो यहाँ तक जाने के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, सीपी का मान ले लिया, सीवी का मान ले लिया। अब दोनों के मान को मैंने क्या कर दिया, दोनों का अंतर या डिफरेंस निकाल दिया। तो सीपी माइनस सीवी क्या होगा, तो दोनों के मान रख दो यहाँ पे, डेल एच, डेल टी पी, सीपी का मान डेल ई, डेल टी वी, सीवी का मान रख दिया। अब क्या करेंगे, इसके अंतर्गत ये हमने दोनों के मान रख दिए, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू ये होता है। अब हमें पता है, हमने देखा है किसके अकॉर्डिंग, एंथैल्पी के अकॉर्डिंग कि डेल एच का मान होता है डेल ई प्लस पी डी वी। ये इक्वेशन नंबर 3 दे देती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर मैं 4 देती हूँ कि डेल एच का मान क्या होता है, एंथैल्पी किसके बराबर होती है, डेल ई प्लस पी डी वी के बराबर होती है। तो क्या मैं इसकी जगह इसका मान लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो इक्वेशन नंबर 3 में डेल एच का मान इक्वेशन नंबर 4 से लिखना है। तो इक्वेशन नंबर 3 में डेल एच का मान इक्वेशन 4 से रखने पर इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करने का, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। तो अब देखो मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ, तो सीपी माइनस सीवी इक्वल टू क्या आता है, ये मान प्राप्त होता है। इसकी जगह मैं ये लिख लेती हूँ कि डेल ई प्लस पी डी वी और डेल टी ब्रैकेट पी माइनस डेल ई डेल टी वी, इक्वेशन नंबर 4 मिल गई, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5, अब मैं इसको थोड़ा ओपन कर दूं क्योंकि ये दोनों एक साथ लिखे हुए, तो हम इसको सेपरेट करके लिखते हैं। तो सेपरेट करके लिखेंगे तो क्या मान प्राप्त होगा, देखो डेल ई और इसके नीचे आएगा डेल टी, किस पे बात करें, कांस्टेंट प्रेशर पे बात करें, प्लस उसके बाद में ये आ जाएगा पी डेल वी डेल टी पी। पी को मैंने बाहर क्यों लिखा है, क्योंकि हम कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं ना, इसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। तो ये मैंने लिख दिया, माइनस के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, डेल ई डेल टी वी, इक्वेशन नंबर 6। समझ में आया यहाँ तक, इक्वेशन नंबर 6 तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, देखो इक्वेशन नंबर 3 में हमने डेल एच का मान रख दिया और यहाँ इक्वेशन नंबर 6 तक आ गए। अब आप याद करने के लिए ऐसे याद करना, अब इक्वेशन नंबर 6 के अंदर डेल ई का मान जो है उसके साथ हम कुछ चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे, हमें पता है कि एनर्जी जो है वो फंक्शन होती है ताप और आयतन का। एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ऊर्जा है ताप और दाब का, आयतन का फंक्शन होती है। अतः हम इसका करते हैं अवकलन, डबल अवकलन करने पर या डिफ्रेंसिएशन करने पर
इसको दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 7। तो इक्वेशन नंबर 7 का जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो उसका डिफरेंशिएट इस प्रकार से होगा, डेली इक्वल टू, देखो डिफरेंशिएशन कैसे होता है, एक बार इसको t के साथ में चेंजेस दिखाएंगे, v को कांस्टेंट रखेंगे, एक बार v के साथ में चेंज दिखाएंगे और t को कांस्टेंट रखेंगे। तो कैसे आएगा, ये आएगा देखो डेली डेल t, v को कांस्टेंट रखा क्योंकि मैं चेंज किस में बता रही हूँ, ताप के अंदर बता रही हूँ, ठीक है, प्लस इसके बाद में डेल ई के साथ में डेल वी का चेंजेस बताना है, टेम्परेचर कांस्टेंट और डेल वी को मैंने लिखा। समझ में आया यहाँ तक? ये मैंने किसका मान लिखा, डेल ई का मान लिखा। इक्वेशन मुझे प्राप्त होगी 8। अब इस इक्वेशन नंबर 8 को स्थिर दाब पर डेल टी से डिवाइड करना है। किस पे? इक्वेशन नंबर 8 को डेल टी से डिवाइड करने पर, किस पर? स्थिर दाब, कांस्टेंट दाब आपको रखना है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको मैं देखो डिवाइड कर रही हूँ डेल टी से, किस पे? कांस्टेंट दाब। तो कांस्टेंट दाब इक्वल टू डेल ई डेल टी। देखो हम अलग ही इक्वेशन में चल रहे हैं, यहाँ से छूट गए, इसके जो मान आएंगे उसको हम इक्वेशन 6 में अब रखेंगे। तो हमें डेल ई डेल टी आ गया, उसके बाद में वी, और ये डेल टी को डेल टी से डिवाइड कर दिया, प्लस अब इस भाग को भी क्या करेंगे, डेल ई जो लिखा हुआ है वो तो एज इट इज़ लिख दो, और डेल वी है इसको किससे डिवाइड करेंगे, डेल टी, क्योंकि पूरी इक्वेशन को हमें डेल टी से डिवाइड करना है। और किस पे बात करें, कांस्टेंट दाब पे बात कर रहे हैं। हमें प्राप्त हो गई इक्वेशन नंबर 9। समझ में आया आपको? इक्वेशन नंबर 9 प्राप्त होगी। अब देखो ये डेल ई डेल टी पी, ये कहाँ पे दिख रहा है आपको, इक्वेशन नंबर 6 को देखो। इक्वेशन नंबर 6 के अंदर आपको ये मान दिख रहा है, ये मान, इसके किसका मान है, डेल टी डेल ई अपॉन डेल टी पी, और ये भी मान क्या है, डेल ई डेल टी अपॉन टी। क्लियर? तो हम क्या कर सकते हैं, इस मान को अब इसकी जगह रखेंगे इक्वेशन नंबर 6 के अंदर। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 9 में, या 9 का जो मान है वो इक्वेशन नंबर 6 में रखना है। कहाँ रखना है, डेली डेल टी, डेली अपन डेल टी ब्रैकेट पी कहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसकी जगह हम ये पूरा मान यहाँ पे लिखते हैं। तो क्या आएगा, इसकी जगह हम पूरा मान लिखेंगे तो देखो सी पी सी वी इक्वल टू, ये पूरा मान लिख लो एक बार, तो डेली डेल टी वी, डेल टी से डेल टी तो कट गया, तो इधर तो कुछ रहा नहीं, प्लस उसके बाद में क्या रहा, डेल ई डेल वी टी, उसके बाद में डेल वी डेल टी पी, यहाँ तक आ गया, किसका मान लिख दिया, इसका मान। अब प्लस उसके बाद में आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है पी डेल वी डेल टी पी, माइनस मान क्या लिखा हुआ है, डेली डेल टी वी, ये मैंने मान लिख दिया। ठीक है, ये किसका मान प्राप्त हो गया। अब इक्वेशन नंबर 10 हमारे पास प्राप्त हो गई, इक्वेशन नंबर 10। क्लियर, 10 इक्वेशन नंबर आपको प्राप्त हो गई। अब आप इसमें क्या देख रहे हो, आप इसमें देख रहे हो कि दो चीज़ कॉमन दिख रही है। देखो डेली डेल टी अपन वी, ये पार्ट और ये पार्ट बिल्कुल सेम है, इधर ये प्लस वाला इधर माइनस वाला है, तो क्या मैं इसको और इसको काट सकती हूँ, बिल्कुल, ये और ये भाग कट गए। तो क्या बचा सी पी माइनस सी वी इक्वल टू क्या आएगा, सी पी, ये भाग कट गया तो आपके पास बचा डेली अपॉन डेल वी टी डॉट डेल वी डेल टी पी प्लस पी डेल वी डेल टी पी, ये मान बचा जिसे मैं कहती हूँ इक्वेशन नंबर 11। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ये इक्वेशन नंबर 11 हमें प्राप्त हो गई। अब इसके अंदर क्या चेंजेस करना है, अब इसके अंदर देखो मैं तो यहाँ पे लिख रही हूँ, इक्वेशन नंबर 10 के अंदर आप देख रहे हैं इक्वेशन नंबर 11 के अंदर। अब हमें पता है कि इक्वेशन नंबर 11 के अंदर हम क्या चेंजेस करना है। तो हमें एक आइडियल गैस का इक्वेशन पता है, आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन, जो क्या कहता है कि पी वी इक्वल टू एनआरटी होता है। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं चेंजेस की बात करूँ तो ये कहता है पी डेल वी इक्वल टू एन आर डेल टी होता है। इसी के अंदर चेंज कराया क्योंकि एन आर दोनों कांस्टेंट है, ताप के अंदर चेंज कराया, दाब तो कांस्टेंट है, और वी के अंदर चेंज कराया। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि पी डेल वी और डेल टी को मैं यहाँ ले आऊँ तो ये इसके नीचे आ गया डेल टी। हम बात कर रहे हैं किस पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट दाब पर, तो ये दाब पर कांस्टेंट बाद मान कितना आ गया एन आर। और मैं अगर 1 मोल की बात करूँ, 1 मोल तो एन कितना होता है 1, तो ये क्या आएगा आर आएगा इसकी जगह, ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो आप इसको देखना, मान क्या प्राप्त हुआ आपको, आदर्श गैस इक्वेशन जब आपने यूज़ की तो हमें मान प्राप्त हुआ डेल वी डेल टी पी इक्वल टू आर मान प्राप्त हुआ। इसको मैं लिखती हूँ इक्वेशन नंबर 12।
इक्वेशन नंबर 12 है। अब ये इक्वेशन मैंने क्यों लाई यहाँ पे, इसका कारण क्या है? इसके अंदर देखो इक्वेशन नंबर जो 11 है उसके अंदर भी आपको ये मान प्राप्त होता है P डेल V डेल T P। ये देखो P डेल V डेल T P, ये इक्वेशन नंबर 11 के अंदर है, ये मान यहाँ पे भी है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि जो पूरा जो अपना हीट कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट जो हमने चलाया Cp माइनस Cv इक्वल टू R वाला, हमने यहाँ पे देखा कि इसके अंदर स्थिर दाब की बात कर रहे हैं। यहाँ से हम आगे बढ़े तो हमने क्या किया, स्थिर दाब पे आगे चल रहा है प्रोसेस, और स्थिर दाब पर चल रहा है, स्थिर दाब पर चल रहा है। और उसके बाद में स्थिर आयतन की बात की, क्योंकि Cp स्थिर दाब और Cv स्थिर आयतन, तो स्थिर दाब पर चल रहा है। तो यहाँ पे देखो दाब तो स्थिर ही है, बिल्कुल स्थिर आयतन पर भी चल रहा है, तो चेंज इन आयतन कितना होगा, आयतन के अंदर चेंज 0 ही होगा। जब अपन कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो डेल वी तो 0 ही होगा, तो ये होगा डेल वी 0। डेल वी यहाँ पे 0 होगा, तो मुझे बताओ 11th इक्वेशन के अंदर ये पूरा मान क्या होगा, 0 हो गया, क्योंकि ये 0 तो पूरा मान 0। उसके अलावा इधर देखो ये क्या है, ये भी डेल वी डेल टी 0 होगा, तो ये भी पूरा मान 0 हो गया। इट्स मीन ये पूरा मान आपको क्या प्राप्त होगा, 0। तो ये मान कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। R का मान जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये पूरा मान 11th नंबर जो इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 11, इसके अंदर Cp माइनस Cv ये पूरा मान तो क्या हो गया, 0 प्राप्त हो गया। और ये किसके बराबर है, R के बराबर है। तो मैं कह सकती हूँ कि Cv इक्वल टू 0, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 0 मान किसके बराबर है, R के बराबर, तो ये आ गया R। क्लियर? तो ये आपकी थ्योरम वापस प्रूफ हो गई। आपने यहाँ से स्टार्ट किया था Cp माइनस Cv इक्वल टू R होना चाहिए, हमने इसको पूरा डिराइव्ड किया और यहाँ तक पहुँच गए कि Cp माइनस Cv इक्वल टू R प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करना, एग्जाम में आता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R, इसको सिद्ध कीजिए, इसको प्रूफ कीजिए। तो क्या करना है, Cp का मान लगाना है, Cv का मान लगाना है, उसके बाद में अपन चेंजेस करते हैं तो हीट कैपेसिटी के अंतर्गत डेल एच एंथैल्पी का मान लगाना है। उसके बाद में एनर्जी जो होती है वो ताप और आयतन का फलन है, तो उनके मान अपन यूज़ करेंगे। पूरी इक्वेशन को डेल टी से डिवाइड करेंगे स्थिर दाब पर। उसके बाद में हम क्या यूज़ करेंगे, आइडल गैस इक्वेशन भी यूज़ करेंगे और उससे मान हम निकालेंगे P डेल वी डेल टी ब्रैकेट P का, ठीक है। और ये पूरा मान, क्योंकि स्थिर दाब और स्थिर आयतन की बात हो रही है तो दाब तो कांस्टेंट है और स्थिर आयतन पर चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पूरा मान यहाँ पे प्राप्त हो गया 0, ये पूरा। तो ये 0 मान किसके बराबर है, R के बराबर है, जिसे हम कहते हैं गैस कांस्टेंट। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो ये मान किसके बराबर प्राप्त हो गया, Cp माइनस Cv इक्वल टू 0 या फिर R। तो 0 तो R के बराबर है, तो R मान प्राप्त होता है। तो ये आपका थ्योरम जो है वो सिद्ध हो गया। ये है हीट कैपेसिटी के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। एक बार आप खुद इसको ट्राई करना, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, अगला जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।